नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मोटिवेट पे स्टडी पर। बिहार दरोगा की बेस्ट तैयारी में हम लोग जितने भी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज स्टार्ट हुआ है, सभी टेस्ट सीरीज आपको इस यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा। और इसी सिलसिले में हम लोग जो ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी की तरफ से डबल स्टार का टेस्ट सीरीज है, उसका टेस्ट नंबर 15 का इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। साथ में मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न का रिविजन भी करेंगे। ठीक है, इससे पहले हम डबल स्टार का 14 टेस्ट करवा चुके हैं। बाकी जो खाकी सीरीज 3.0 है, या तो ऑफलाइन टेस्ट सीरीज ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी की तरफ से जो निःशुल्क टेस्ट हुआ था, उसमें टोटल 21 टेस्ट हम करवा चुके हैं। जो लोग नहीं देखें वो प्ले लिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। सभी टेस्ट आपको खान सर का भी बिहार दरोगा टेस्ट अभी लाटेस्ट जो है वो सब आपको मिल जाएगा। ठीक है, सबका प्ले लिस्ट बना हुआ है, तो जो लोग भी नहीं देखें वो फास्ट रिविजन आप कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न इसमें पूछा गया क्या है, पोटेशियम क्लोराइड के बिलियन का लिटमस पत्र पर कोई प्रभाव नहीं होता है, जबकि जिंक क्लोराइड का बिलियन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। तो पहला स्टेटमेंट को समझना क्या है, ये कह रहा है क्या, पोटेशियम क्लोराइड यानी कि पोटेशियम ये क्लोराइड है कि बिलियन का लिटमस जो है, बिलियन का लिटमस पत्र पर कोई प्रभाव नहीं होता है। कहने का मतलब क्या है, देखिए कोई भी चीज़ क्या होता है, जो अम्लीय रहे है ना, अम्लीय जो रहेगा वो क्या करता है, अम्ल जो रहेगा वो नीला लिटमस को लाल कर देता है। ठीक है, और जो क्षार रहेगा वो क्या करेगा, लाल लिटमस को नीला कर देता है ना। तो आपको याद करवाए थे क्या, अनिल, एक शब्द याद रखना है आपको, अनिल, यानी कि इससे क्या होगा, अम्ल जो है ये नीले लिटमस को लाल कर देगा, और जो क्षार रहेगा वो इसका उल्टा कर देना, यानी कि लाल को क्या करेगा, क्षार कर देगा। ठीक है, अब ये हमको समझना है पहले क्या, पोटेशियम क्लोराइड ये अम्लीय है या तो क्षारीय है। ठीक है, ये चीज़ पहले जानना पड़ेगा। तो जो पोटेशियम क्लोराइड है इसका पीएच मान कितना होता है, 7 होता है। कितना, 7 होता है, यानी कि ये क्या हुआ, उदासीन है। ठीक है, ये क्या है, उदासीन है। इसका मतलब क्या है कि बिलियन का लिटमस पत्र पर कोई प्रभाव इसका नहीं होगा, क्योंकि क्या, उदासीन है। अगर अम्लीय रहता तो ये नीले लिटमस को लाल कर देता, अगर क्षारीय रहता तो लाल लिटमस को नीला कर देता। लेकिन है क्या, उदासीन है ना। पीएच मान मालूम है आपको, 7 से नीचे रहता है तो अम्लीय, 7 के बराबर है तो उदासीन है, 7 से ऊपर रहता तो क्षारीय होता। जबकि आगे क्या लिखा, जबकि जिंक क्लोराइड का बिलियन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। तो जिंक क्लोराइड जो होता है ना, जिंक क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है, ZnCl2 है ना। इसका पीएच मान क्या होता है मालूम, इसका पीएच मान होता है 4। क्या होता है, 4। अब 4 पीएच मान है, इसका मतलब क्या, ये अम्ल है ना। तो अम्लीय है, तो अम्लीय क्या करेगा, नीले लिटमस को लाल कर देगा। तो यहाँ पर ये लिखा भी है कि जिंक क्लोराइड का बिलियन जो है नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, यानी कि ये पूरा बिल्कुल आपको ये पूरा स्टेटमेंट क्या है, पूरा सही है। ठीक है, तो यहाँ पर स्टेटमेंट जो कथन जो है ये दिया हुआ, ये सही है। फिर आगे पढ़ते हैं क्या है, देखिए निष्कर्ष में क्या लिखा कि पोटेशियम क्लोराइड इसका पीएच मान कितना है, 7 है। ठीक है, प्रबल अम्ल और निर्बल क्षारक का लवण है, जबकि जिंक क्लोराइड प्रबल अम्ल और प्रबल क्षारक का लवण है। तो देखिए उदासीन लवण जो होता है, पोटेशियम क्लोराइड के बारे में भी बताएं कि इसका पीएच मान 7 है, यानी कि ये उदासीन है। तो उदासीन लवण का निर्माण जो होता है वो प्रबल अम्ल और प्रबल क्षारक की अभिक्रिया से होता है। ठीक है, दोनों प्रबल रहेगा, प्रबल अम्ल भी और प्रबल क्षारक रहेगा, तो वो क्या, उदासीन वो बनता है ना, उदासीन लवण का निर्माण होता है। यानी कि यहाँ पर क्या लिखा, प्रबल अम्ल तो लिखा है लेकिन निर्बल क्षार लिख दिया, यानी कि ये वाला गलत लिखा हुआ है ना। पोटेशियम क्लोराइड क्या, उदासीन है, और उदासीन का निर्माण कैसे होता है, प्रबल अम्ल और प्रबल क्षारक दोनों प्रबल रहेगा। ठीक है, फिर आगे क्या लिखा, देखिए जिंक, हालांकि आंसर तो आ चुका है ना, क्योंकि ये गलत हो गया। फिर आगे भी पढ़ लेते हैं जानकारी के लिए कि जबकि जिंक क्लोराइड क्या, प्रबल अम्ल और प्रबल क्षारक का लवण है। तो देखिए जिंक क्लोराइड है क्या, जिंक क्लोराइड क्या बताएं, पीएच मान इसका है 4, तो 4 पीएच मान है, यानी कि ये अम्लीय है। तो जो भी अम्लीय रहेगा ना उसमें क्या होगा, प्रबल अम्ल रहेगा। ठीक है, इसको समझ लेना, हमेशा ये काम आएगा। ठीक है, देखिए जब बोलेगा ना कि अम्लीय है, तो जिंक क्लोराइड जैसे मालूम है हमको अम्लीय है, तो इसमें अम्लीय है तो इसका मतलब क्या होगा, प्रबल अम्ल होगा लेकिन दुर्बल क्षार होगा, है ना। क्योंकि प्रबल अम्ल होगा तभी तो वो उसका प्रभाव अम्लीय रहेगा, है ना, अम्लीय वो करेगा। यानी कि अम्ल में क्या होगा, प्रबल अम्ल दुर्बल क्षार, और क्षारीय लवण में क्या होगा, प्रबल क्षार। समझ रहे हैं ना बात को, है ना। क्षारीय लवण में क्या हो जाएगा, प्रबल क्षार और दुर्बल अम्ल हो जाएगा। ठीक है, मतलब क्षारीय लवण में क्या हो जाएगा, प्रबल क्षार रहेगा, प्रबल है ना, तो प्रभावशाली रहेगा, तो वो क्या होगा, क्षारीय लवण होगा। और अम्ल जो वो क्या रहेगा, दुर्बल रहेगा। तो जैसे यहाँ लिखा ना जिंक क्लोराइड, जिंक क्लोराइड मालूम है क्या, अम्लीय है ये, है ना, क्योंकि पीएच मान इसका 4 है। तो इसमें क्या होगा, अम्लीय है, इसका मतलब क्या, प्रबल अम्ल होना चाहिए और दुर्बल क्षार होना चाहिए।
ठीक है। ऐसे क्या है, प्रबल अम्ल प्रबल क्षार दे देगा तब तो वो उदासीन हो जाएगा, है ना, क्योंकि उदासीन अभिक्रिया का निर्माण कैसे होता है, प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार अभिक्रिया से होता है, ठीक है। तो ये वाला स्टेटमेंट पूरी तरह से गलत है। तो सही कौन सा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि ए जो कथन है वो सही है, लेकिन निष्कर्ष क्या है, गलत है। यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, कथन सही है, निष्कर्ष क्या है, गलत है, ठीक है। तो ये सब चीज़ आपको ध्यान रखना है। और भी अगर कुछ चीज़ें यहाँ से, जैसे पीएच मान आपको मालूम है 0 से होता है कितना, 14 तक होता है, बीच में कितना होता है 7, यानी कि 7 से नीचे जो होगा वो क्या हुआ, अम्लीय कहलाएगा, 7 से ऊपर जो होगा वो क्षारीय कहलाएगा, ठीक है। और 7 के बराबर जो होगा वो उदासीन होता है। पीएच मान का आविष्कार किसने किया था, सोरेनसन ने किया था। इसका फुल फॉर्म क्या था, तो इसका होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन होता है, ठीक है। कहीं पर आपको पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन भी मिल जाता है, पावर ऑफ हाइड्रोजन कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा में क्या है कि प्रथम अफीम युद्ध किस संधि द्वारा ये समाप्त हुआ था। तो प्रथम अफीम युद्ध जो है नॉनकिंग की संधि द्वारा ये समाप्त हुआ था। किस संधि के द्वारा, तो नॉनकिंग की संधि द्वारा ये समाप्त हुआ था। प्रथम जो अफीम युद्ध है ये हुआ था कब मालूम, 1839 से 1842 के बीच हुआ था ये। और ये जो ब्रिटेन और चीन के बीच हुआ था, जिसमें ब्रिटेन इसका प्रभाव ज़्यादा रहा था ना, ब्रिटेन मतलब लगभग जीत मानिए ब्रिटेन की हुई थी और चीन की हार हुई थी। दूसरा अगर अफीम युद्ध की बात करेंगे तो वो हुआ था 1800 कब हुआ था, 56 में। दूसरा अफीम युद्ध 1856 में हुआ था। इसमें भी ब्रिटेन और एक तरफ ब्रिटेन और दूसरी तरफ को फ्रांस और चीन था, है ना। दूसरे युद्ध में भी चीन की हार हुई थी और चीन का दरवाजा जो है यूरोपीय व्यापारियों के लिए पूर्णतः खोल दिया गया था, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना है। तो मोटा मोटी याद रखना है कि प्रथम जो अफीम युद्ध है कब हुआ था, 1839-42, और दूसरा जो है कब हुआ था, 1856 में हुआ था। तो दोनों किसके बीच हुआ था, ब्रिटेन और चीन के बीच हुआ था। अब दोनों में क्या हुआ, ब्रिटेन जीता और चीन की हार हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 3 में क्या, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और फिर पूछा क्या लास्ट में, प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बायो E3 नीति को मंजूरी दिया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बायो E3 नीति को मंजूरी दिया है। तो ये वाला क्या है, यहाँ पर स्टेटमेंट यह कि सही है, ठीक है। केंद्रीय मंडल ने इसकी मंजूरी दिया है ना। कब दिया है ये भी मालूम होना चाहिए, 24 अगस्त 2024 को इसकी मंजूरी दिया गया था, ठीक है। और बायो ई नीति जो E3 नीति का उद्देश्य बायो मैन्युफैक्चरिंग और पर्यावरण अनुकूल विकास को बढ़ावा देना है। ये वाला भी सही है ना, दोनों यहाँ पर सही है और एक दूसरे की व्याख्या भी करता है। आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है और आर जो है ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 4 में क्या है, स्टेटमेंट और यहाँ पर कारण दिया हुआ है, जैसे कि रुधिर वर्ग ओ को सार्वभौमिक दानकर्ता कहा जाता है। ये बात तो सही है ना, क्योंकि जो रुधिर वर्ग ओ है, सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है, तो वो ओ होता है, ठीक है। और फिर क्या बोला, रुधिर वर्ग ओ में कोई एंटीबॉडी नहीं होता है। ये वाला स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि इसमें एंटीबॉडी तो होता है, कोई एंटीजन नहीं होता है। क्या होता है, एंटीजन यहाँ पर होना चाहिए थे ना, कोई एंटीजन इसमें नहीं होता है ओ में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या ए सही है और आर गलत है। तो ए सही आर गलत, आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए सही परंतु आर गलत है, ठीक है। यहाँ पर सी करेक्ट आंसर हो गया। अब यहाँ पर ये समझिए कि सर्वदाता जो रक्त समूह हो जाएगा कौन होगा, ओ होगा, है ना। और ओ में भी अगर ऑप्शन में ओ नहीं रहे तो ओ निगेटिव रहेगा, या तो ओ और ओ निगेटिव दोनों दे दे, आंसर क्या लगाना, ओ निगेटिव, ठीक है। और सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है, सर्वग्राही यानी कि सबों का रक्त ले लेता है, जो सबों का रक्त ले सकता है वो है ए बी प्लस है। कौन है, ए बी पॉजिटिव है, ठीक है। और ए बी पॉजिटिव जो होता है इसमें एंटीबॉडी नहीं होता है ना। एंटीबॉडी जो यहाँ लिखा था ना, ये किस में होगा सुटेबल, तो ए बी में। ए बी जो रक्त समूह है उसमें एंटीबॉडी नहीं होता है, और ओ में जो होता है इसमें एंटीजन नहीं होता है। रक्त समूह की खोज किसने किया था मालूम है, रक्त समूह की खोज किसने किया था और रक्त परिसंचरण की खोज किसने किया था, ये दोनों आपको हम हमेशा साथ में याद करवाते हैं। तो रक्त समूह की खोज किसने किया था, तो कार्ल लैंड स्टीनर ने किया था, मालूम है ना, कार्ल लैंड स्टीनर ने किया था। और रक्त परिसंचरण की खोज किसने किया था, तो परिसंचरण को रिलेट करेंगे किससे, परिवहन से, यानी कि परिवहन कहाँ चलता है, हाईवे पर, यानी कि विलियम हॉर्वे किसने किया था, विलियम हॉर्वे ने किया था। ये चीज आपको ध्यान रखना है, हॉर्वे को आपको रिलेट कर लेना कैसे, हाईवे से, है ना। तो आपको हमेशा रहेगा रक्त परिसंचरण विलियम हाईवे, तो याद रहेगा हमेशा, ठीक है। पुरुषों में रक्त कितना होता है, तो 5.5 लीटर से 5.6 लीटर होता है मेल में, और फीमेल में कितना होता है 4.5 लीटर होता है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना है। कितना रक्त होता है, लगभग मतलब पूरे वजन का जो होता है ना, शरीर के वजन का लगभग 7 से 8% क्या होता है, रक्त होता है, ठीक है। अगर रक्त का पीएच मान अगर पूछे तो कितना होता है, 7.35 से 7.45 होता है, मतलब थोड़ा सा क्षारीय होता है। कैसा, थोड़ा सा क्षारीय होता है मानव रक्त का
थोड़ा सा क्षारीय होता है और पीएच मान 7.35 से 7.45 होता है। रक्त के बारे में अगर थोड़ा सा और बात करें तो यहाँ पर क्या ब्लड के अगर देखेंगे तो इसको क्या है, ब्लड का कितना प्रतिशत प्लाज्मा होता है मालूम है ना, ब्लड का जो है पूरा 55% क्या होता है, प्लाज्मा होता है ना, प्लाज्मा होता है। और इसका जो बाकी 45% है इसमें क्या होता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होता है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, प्लेटलेट्स होता है। तो इसी में पूछा जाता है आपसे कि ब्लड का निर्माण कहाँ होता है, अस्थि मज्जा में होता है। या तो आपसे पूछे क्या आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, अस्थि मज्जा। डब्ल्यूबीसी का निर्माण कहाँ होता है, तो अस्थि मज्जा आंसर लगाना है। फिर आपसे पूछे क्या प्लेटलेट्स का निर्माण कहाँ होता है, तो अस्थि मज्जा ही आंसर लगाना है। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है कि राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य संख्या का निर्धारण राज्यपाल करता है। सदस्य संख्या का निर्धारण राज्यपाल करता है राज्य लोक सेवा आयोग का, ये वाला यहाँ पर सही है। फिर आगे देखते क्या है, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को केवल राष्ट्रपति हटा सकता है, ये वाला भी स्टेटमेंट सही है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को हटाने की बात अगर आएगी तो राष्ट्रपति हटा सकता है। ठीक है, फिर क्या संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति संबंधित राज्यों के राज्यपाल द्वारा की जाती है। तो ये वाला यहाँ पर क्या है, स्टेटमेंट गलत है। क्या है, देखिए संयुक्त लोक सेवा आयोग है ना, संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति जो है संबंधित राज्यों के राज्यपाल द्वारा किया जाता है, ये वाला स्टेटमेंट गलत है। यानी कि ये क्या होगा, करेक्ट आंसर, और 1 और 2 सही है, तो ऑप्शन यहाँ पर ए करेक्ट आंसर है ना, स्टेटमेंट 1 और 2 यहाँ पर सही है। ठीक है, अच्छा राज्य लोक सेवा आयोग का जो है ना, ये किस भाग में अगर पूछे तो भाग 14 में है। राज्य लोक सेवा आयोग भाग 14 में है और अनुच्छेद 315 से 323 तक है। ठीक है, और संघ लोक सेवा आयोग भी पूछे तो यही हो जाएगा भाग 14 में, और अनुच्छेद जो है 315 से 323 तक है। ठीक है, अगर आपसे पूछे क्या बीपीएससी का गठन कब हुआ था मालूम, बीपीएससी की स्थापना कब हुआ था, बिहार लोक सेवा आयोग का गठन कब हुआ था, ये हुआ था 1949 में है। 1949 जब भी आए, यहाँ पर 3 प्रश्न आपको रिवीजन करवा दें क्या, बीपीएससी की स्थापना 1949 में, और नाटो की स्थापना पूछे तो वो भी कब हो जाएगा 1949 में, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था 1949 में हुआ था। ठीक है, तो ये तीनों से याद रहेगा, तीनों प्रश्न याद रहेगा आपको। ठीक है, बीपीएससी का स्थापना 1949 में हुआ था। यहीं पर आपसे पूछे यूपीएससी की स्थापना कब हुआ, तो यूपीएससी का अगर पूछे तो आंसर क्या हो जाएगा 1926 में हुआ था ना। यूपीएससी जो संघ लोक सेवा आयोग है उसकी स्थापना 1926 में हुआ था। संघ लोक सेवा आयोग का वर्तमान अध्यक्ष अभी कौन है, तो करंट अफेयर में याद रखना है, यूपीएससी का वर्तमान अध्यक्ष कौन है, अजय कुमार है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 6 में, क्या बिहार में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था, तो बिहार में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था, श्री कृष्ण सिंह ने किया था। किसने, श्री कृष्ण सिंह कौन है मालूम, बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन थे, श्री कृष्ण सिंह थे। ठीक है, और भी क्या याद रखना है आपको, श्री कृष्ण सिंह थे। तो जो व्यक्तिगत सत्याग्रह हुआ था ना, तो व्यक्तिगत सत्याग्रह में बिहार में जो है ना, पहले सत्याग्रही कौन थे, तो श्री कृष्ण सिंह ही थे, और दूसरे सत्याग्रही कौन थे, तो अनुग्रह नारायण सिंह थे। ठीक है, ये सभी चीज़ें यहाँ से याद रखना है। फिर आपको अगर यहाँ पर ध्यान रखना है क्या, बिहार में स्वराज पार्टी की स्थापना जो है ये कब हुआ था, तो ये बात है फरवरी 1923 की है ना। देखिए केंद्र में भी स्वराज पार्टी की स्थापना हुआ था है ना, तो केंद्र में कब हुआ था, 1 जनवरी 2023 को हुआ था। अब फरवरी फरवरी 2000 मतलब 1923 में क्या हुआ, बिहार में स्वराज पार्टी की स्थापना हुआ था। और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, श्री नारायण प्रसाद थे। प्रथम अध्यक्ष जो है बिहार वाला स्वराज पार्टी के प्रथम अध्यक्ष जो बने थे वो श्री नारायण प्रसाद थे। और सचिव कौन थे, अब्दुल वारी, कौन थे, अब्दुल वारी, ये थे क्या, सचिव थे। ठीक है, बिहार में स्वराज पार्टी के। और यहीं पर आपको ध्यान रखना क्या, केंद्र में जो स्वराज पार्टी है इसकी स्थापना किसने किया था, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने किया था। ठीक है, ये सब आप कहीं ना कहीं जरूर पढ़े होंगे, आपको हम यहाँ फास्ट रिवीजन करवाते हैं ताकि आपको यादें ताजा हो जाए। ठीक है, तो देखिए केंद्र में स्वराज पार्टी की स्थापना चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने किया था, जिसमें अध्यक्ष कौन थे, चित्तरंजन दास थे, और सचिव कौन थे, मोतीलाल नेहरू, सचिव कौन थे, मोतीलाल नेहरू थे। ठीक है, अच्छा यहीं पर अगर बिहार में बात करें क्या, बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुआ था मालूम, बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 1934 में हुआ था। ये मोस्ट इंपोर्टेंट चीज़ें यहाँ से पूछा जाता है प्रश्न, इसलिए आपको ध्यान रखना है। देखिए बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 1934 में हुआ था, और बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का प्रथम अध्यक्ष कौन थे, आचार्य नरेंद्र देव, कौन, आचार्य नरेंद्र देव है ना, इसमें जयप्रकाश नारायण नहीं बने थे, ध्यान रखना है। अध्यक्ष जो बने थे आचार्य नरेंद्र देव, और महासचिव बने थे जयप्रकाश नारायण है ना, कौन वाला, तो बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के जो 1934 में स्थापना हुआ था उसके अध्यक्ष बने थे आचार्य नरेंद्र देव, और महासचिव बने थे जयप्रकाश नारायण बने थे। ठीक है, ये सब आपको याद रखना है। यहीं पर अगर बात करें, एक नाम यहाँ पर है
मजहरुल हक, ये जो मजहरुल हक है ना, इससे ये कौन थे मालूम? बिहार में होम रूल लीग की स्थापना किसने किया था? तो मौलाना मजहरुल हक ने किया था, 16 दिसंबर 1916 को किया था। ठीक है, दिसंबर 1916 में ये मजहरुल हक ने बिहार में होम रूल लीग की स्थापना किया था। केंद्र में होम रूल लीग की मालूम है आपको, है ना? होम रूल लीग की स्थापना जो केंद्र में बाल गंगाधर तिलक ने अप्रैल 1916 में पुणे में किया था, और एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना किया था। लेकिन बिहार में किसने किया था? तो मौलाना मजहरुल हक ने किया था 1916 में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 7 में क्या है कि बिहार जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, बिहार के एग्जाम की दृष्टि से याद रखना है। सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा हो जाएगा? तो वो है रोहतास। क्या है? रोहतास यहाँ पर करेक्ट आंसर है। ठीक है, सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला। अच्छा, रोहतास से अगर बात करें तो रोहतास क्या सर्वाधिक चावल उत्पादक जिला कौन सा है? रोहतास है। या तो बिहार में पूछे चावल का कटोरा किसे बोला जाता है, तो रोहतास को ही बोला जाता है। ठीक है, और सर्वाधिक साक्षर जिला भी हो गया, रोहतास हो गया। अच्छा, मिनिमम मतलब न्यूनतम साक्षरता वाला जिला कौन सा हो जाएगा? तो न्यूनतम साक्षरता वाला जिला है पूर्णिया, है ना, जहाँ पर क्या जूट का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? पूर्णिया में होता है। तो वहाँ पर क्या है? न्यूनतम साक्षरता है पूर्णिया में है। ठीक है, ये याद रखना है। रही बात कैमूर से, तो दो प्रश्न यहाँ पर महत्वपूर्ण है। कौन सा है? दुर्गावती जलप्रपात कहाँ पर है? तो कैमूर में मिलेगा। और अनुपम झील पूछा जाता है कहाँ पर है? तो ये कैमूर में हो जाएगा। रही बात नवादा का, तो नवादा में क्या? ककोलत के झरना है ना, ककोलत का झरना कहाँ है? तो नवादा में है। अब पटना की रही बात, तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला पटना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन सही है? तो देखिए, पश्चिमी तटीय मैदान जो है, पश्चिमी तटीय मतलब जैसे ये भारत का मैप हो गया, ये हो जाता है पश्चिमी तटीय, और ये हो गया राइट साइड में हो गया क्या? पूर्वी तटीय। तो पश्चिमी तटीय मैदान पूर्वी तटीय मैदान की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक चौड़े होते हैं, ये गलत है ना? क्या होता है? पश्चिमी तटीय मैदान जो होता है पूर्वी तटीय मैदान की तुलना में अधिक अपेक्षाकृत क्या अधिक चौड़े नहीं होते हैं। क्या होता है? पूर्वी तट वाला चौड़ा होता है। क्या होता है? पूर्वी तट का मैदान जो होता है पश्चिमी तट के मैदान के अपेक्षाकृत क्या होता है? चौड़ा होता है ना, यहाँ पर उल्टा लिखा हुआ है। ठीक, फिर क्या? पश्चिमी तटीय मैदान की चौड़ाई उत्तर से दक्षिण की ओर जाने पर बढ़ता है लिखा, ये गलत है। क्यों? पश्चिमी तटीय मैदान जो है कि जो चौड़ाई है उत्तर से जब दक्षिण की आएंगे तो क्या होगा? चौड़ाई घटेगा। क्या होगा? चौड़ाई घटेगा। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना है, यानी कि दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है। पूछा था कि कौन सा कथन सही है, तो इनमें से कोई नहीं है ना, मतलब ना तो एक और ना ही दो सही है। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, यहीं पर अगर आप याद अगर करना है, जैसे कि ध्यान रखना, पश्चिमी घाट और पश्चिमी तटीय और पूर्वी तटीय का ये मिलन कहाँ पर होता है? तो नीलगिरी पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो इसमें देखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर का क्वेश्चन है ये, आपको सभी याद रखना है। जैसे G20 शिखर सम्मेलन 2000 ये क्या है? 19वां है। तो 19वां G20 शिखर सम्मेलन अगर बात करेंगे तो ये हो जाएगा 2024 वाला है। मानो 2024 का जो है G20 शिखर सम्मेलन, ये कहाँ हुआ था? ब्राज़ील में हुआ था, है ना? तो ब्राज़ील हो जाएगा। अब ब्राज़ील 2 या 3 कुछ भी इसमें मिला सकते हैं। तो और फिर क्या है? कोप 29, ये जो कोप 29 हुआ था, ये कहाँ हुआ था? पहले इसको मिलाते हैं। कोप 29 जो है ना, 2024 की बात है। ठीक है, अब कोप 30 जो 2025 में हुआ है, वो क्या है? कोप 30 है। ठीक है, 2025 में जो कोप 30 है, और ये तो कोप 29 जो है 2024 वाला कहाँ हुआ था? बाकू अजरबैजान में हुआ था ना। अजरबैजान की राजधानी बाकू में हुआ था, यानी कि बी का 1 होगा, है ना। अब बी का 1 से यहाँ पर देखिए कुछ क्वेश्चन आंसर आ रहा है क्या, है ना? आंसर आ चुका है। ठीक है, आंसर क्या है? 9 का आंसर ए आ गया, बी का एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, यानी कि कोप 29 जो 2024 का है, ये कहाँ हुआ था? अजरबैजान की राजधानी बाकू में हुआ था। और कोप 30 ये कहाँ पर? कोप 30 जो 2025 में, अभी नवंबर 2025 में हुआ अभी हाल में, तो ये कहाँ? ब्राज़ील में हुआ है ना। 2025 जो है कोप 30 ये ब्राज़ील में हुआ, लेकिन कोप 29 है बाकू अजरबैजान में हुआ। आंसर आ गया आपका। ठीक है, फिर G20 यहाँ पर मिला देंगे 1 का 3, और फिर क्या है? नाटो शिखर सम्मेलन, तो ये हो जाएगा कहाँ? वाशिंगटन डीसी में हुआ था। अब ब्रिक्स शिखर सम्मेलन जो है 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन जो 2025 में हुआ, वो जो 17वां था। ठीक है, और 2026 में जो होने वाला है वो 18वां है। ठीक है, तो 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ हुआ? तो ये ब्राज़ील में हुआ। डी का यहाँ पर 2 हो जाएगा। आंसर क्या है? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ चीज़ें समझना है, इसी चीज़ को समझना है ना, पढ़ तो लिए लेकिन क्या भूल जाइएगा। फिर समझिए, देखिए आपको मोटा मोटी चीज़ समझना क्या? G20 शिखर सम्मेलन 2023 से ना अपने भारत में हुआ था, ये याद रखना है, क्योंकि भारत में हुआ था इसलिए 2023 वाला भी ध्यान रखना है। G20 शिखर सम्मेलन 2024 की बात करेंगे तो वो है 19वां, ये कहाँ? ब्राज़ील में हुआ 2024 में। अब फिर जो 2025 में कहाँ?
तो दक्षिण अफ्रीका। कहाँ? दक्षिण अफ्रीका। 2026 में कहाँ होगा? अमेरिका में होगा। तो 2023 से आपको सभी याद रख लीजिए। देखिए 23, 24, 25, 26। तो 23 कहाँ? भारत में, 2024 ब्राजील, 2025 दक्षिण अफ्रीका, ठीक है। और 2026 में कहाँ? अमेरिका में होने वाला है, ठीक है। फिर ये क्या है? G20 हो गया। COP29 की बात करेंगे। COP29 2024 में हुआ था, यानी कि जो जलवायु परिवर्तन पर सम्मेलन होता है, COP29 2024 में अजरबैजान की राजधानी बाकू में हुआ था। COP30 2025 में कहाँ? ब्राजील में। और COP31 जो 2026 में होगा वो कहाँ होगा? तुर्की में होगा, ठीक है। तो यानी हुआ था कहाँ, होगा कहाँ, ये मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है। तो COP30 2025 में ब्राजील में हुआ, ध्यान रखना ये वाला रट के, ठीक है। और 31 जो होने वाला है 2026 में तुर्की में। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की बात करेंगे तो 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 जो है ब्राजील में हुआ है, ठीक है। कहाँ हुआ? ब्राजील में। देखिए ब्राजील में कौन कौन सा हुआ, तो 2025 की अगर बात करेंगे तो COP30 भी ब्राजील में, और ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 वो भी ब्राजील में हुआ, ठीक है, 25 वाला, ठीक है। अच्छा 2026 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ होगा? ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये भारत में होने वाला है, ठीक है। तो वो 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 कहाँ होगा? तो भारत में होगा, याद रखना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका है 10 में क्या है? जब सोडियम और क्लोरीन क्रिया करते हैं तो सोडियम क्लोराइड बनता है। इस संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें और कौन से कथन सही है। तो यहाँ पर क्या देखिए, जब सोडियम और क्लोरीन क्रिया करते हैं तो सोडियम क्लोराइड बनाता है। तो सोडियम जब क्लोराइड बनेगा तो ये क्या होगा? ऊर्जा उत्पन्न होगी, और ऊर्जा उत्पन्न होगा तो क्या होगा? आयनिक बंध बनाता है। यानी कि ऑप्शन क्या है? एक करेक्ट आंसर है यहाँ पर। तो पूछा क्या कौन से कथन सही है, तो केवल एक ही यहाँ पर सही होगा, ऊर्जा उत्पन्न होगी और आयनिक बंध बनाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अर्थशास्त्र चुनाव का विज्ञान है, ये प्रसिद्ध कथन किसका है? तो ये किसका है? तो रॉबिन्स का कथन है। अर्थशास्त्र जो है चुनाव का विज्ञान है, ये प्रसिद्ध कथन किसका है? तो ये रॉबिन्स का है। क्वेश्चन नंबर आपका है 12 में क्या है? सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। शरीर के अंग है और संबंधित अस्थि है। तो यानी कि इस शरीर के अंग और संबंधित अस्थि, तो जो इसमें आसान है पहले उसको मिला लीजिए। जैसे क्या है? फीमर। फीमर क्या है? शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है, जांघ में पाई जाती है। तो ये जांघ में पाई जाएगी, यानी कि 3 का यहाँ पर क्या ए है ना, ए का 3। अब ए का 3 जिसमें नहीं है उसको छांट सकते हैं आप, ए का 3 यहाँ पर ये वाला आंसर नहीं होगा, ठीक है। फिर आगे है क्या? अब बात करेंगे कि घुटना का। तो घुटना में आपको आ जाएगा कौन? पटेला, है ना। पटेला जो अस्थि है ये घुटने में पाया जाता है। बी का 4 होगा, है ना। बी का 4 होगा, यानी कि आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। और बाकी चीज़ें मिला सकते हैं। कपाल में क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा फ्रंटल। ये फ्रंटल अस्थि जो है कपाल में पाया जाता है। और कान में कौन सा पाया जाएगा? तो मेलियस जो अस्थि है ये कान में पाया जाता है। कहाँ? कान में पाया जाता है, ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। सबसे बड़ी हड्डी मालूम है? फीमर, जो कि जांघ में पाई जाती है। सबसे छोटी हड्डी कौन सा है? तो वो सबसे छोटी स्टेपिज हड्डी है जो कि कान में पाई जाती है। हड्डी का हड्डी से जोड़ने वाला ऊतक क्या कहलाता है? लिगामेंट कहलाता है। और जो मांसपेशी को हड्डी से जोड़ने वाला जो ऊतक होता है वो कौन सा होता है? टेंडन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से किसने अक्टूबर 1925 में सबसे पहले सेंट्रल प्रोविंसेस में मंत्री पद स्वीकार किया था? तो ये कौन सा है? एस बी तांबे। कौन है सबसे पहले? ये एस बी तांबे जो है सबसे पहले सेंट्रल प्रोविंसेस में मंत्री पद स्वीकार किया है। नेक्स्ट है कि भारत के मुसलमानों के लिए सर्वप्रथम एक अलग राज्य की मांग करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो ये पहला व्यक्ति वो था मोहम्मद इकबाल था। कौन? मोहम्मद इकबाल यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्या है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कथन क्या है? सत्य कौन सा है? तो इसमें देखेंगे कौन सा कथन सत्य है। देखिए पहला स्टेटमेंट क्या? भारत एल्युमिनियम का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। ये गलत है ना, क्योंकि तीसरा नहीं बल्कि भारत क्या? दूसरा है, ठीक है। यहाँ पर यह स्टेटमेंट गलत हो गया। नागालैंड आपदा प्रबंधन बीमा कराने वाला देश का पहला राज्य बना है। नागालैंड जो है आपदा प्रबंधन बीमा कराने वाला देश का पहला राज्य बना है। ये वाला स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। फिर क्या? भारत का पहला जीआई टैग वाला अंजीर जूस अमेरिका को निर्यात किया गया है। ये गलत है, क्योंकि ये अमेरिका को नहीं बल्कि जो भारत का पहला जीआई टैग वाला अंजीर जूस है ये अमेरिका को नहीं बल्कि पोलैंड को निर्यात किया गया है, ठीक है। तो ये वाला भी गलत हो जाएगा, केवल 2 सही है, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 16 में कि निम्न कथनों में से असत्य कथन का चयन करना है ना, गलत कौन सा है। तो देखिए इसमें क्या? बसामय उत्तक उष्मा के सुचालक होता है, ये गलत है। बसामय उत्तक जो होता है ना उष्मा के कुचालक होता है। क्या होता है? कुचालक होता है। यही वाला असत्य पूछा था तो यही आंसर हो जाएगा 16 का। ये यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया, यही गलत है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 17 जुलाई 2024 को नीति आयोग
का पुनर्गठन किया गया। पुनर्गठन के बाद नीति आयोग के पदेन सदस्य के रूप में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? तो इसमें जो नीति आयोग के पदेन सदस्य के रूप में कौन शामिल नहीं है, तो इसमें चिराग पासवान नहीं है ना। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है, चिराग पासवान नहीं है। ठीक है, अच्छा चिराग पासवान वर्तमान में कौन सा मंत्री है? तो केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण एवं उद्योग मंत्री है ना। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण एवं उद्योग मंत्री कौन है? चिराग पासवान है। राजनाथ सिंह कौन है? तो भारत के वर्तमान अभी रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह है। वर्तमान में अभी गृह मंत्री कौन है? तो अमित शाह है। और सहकारिता मंत्री भी पूछे तो अमित शाह आंसर लगाना है। ठीक है, और वर्तमान में अभी वित्त मंत्री कौन है? तो निर्मला सीतारमन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेन पिंटर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा अरुंधति राय, करेक्ट आंसर है ना। अब इससे ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया क्या? 2025 वाला पेन पिंटर पुरस्कार 2025 किसे दिया गया? तो लीला अबू लेला को। किसे? लीला अबू लेला को दिया गया, याद रखना है ना, लीला अबू लेला। तो 2025 वाला पूछेगा तो ये वाला आंसर लगाना। ठीक है, अरुंधति राय नहीं लगाना है। अरुंधति राय कौन सा? 2024 में मिला था इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, यानी कि एंटो यानी कि अपोजिट शब्द आपको बताना है। जैसे इम्पर टूर इम्पर क्या है? टूरवेबल है ना। इम्पर टूरवेबल इसका मतलब क्या होता है मालूम? इसका होता है शांति या तो अस्थिर है ना, शांत या तो अस्थिर। अरे एक्साइटेबल क्या होता है? उत्तेजित होता है ना। तो यानी कि इसका एंटो सी हो गया। नेक्स्ट क्या? सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम्स है ना, लॉव्स एंड फिश। तो लॉव्स एंड फिश का इसका मतलब क्या होता है? मेटेरियल इंटरेस्ट है ना, मेटेरियल इंटरेस्ट यहाँ पर करेक्ट आंसर है, 20 का बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेन रहीम रेखा किन दो देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है? मेन रहीम, तो ये मेन रहीम जो है रूस और फिनलैंड के बीच है। किसके? रूस और फिनलैंड के बीच है। जर्मनी और फ्रांस के बीच है कौन सा? मेगिनोट रेखा है ना, मेगुनेट रेखा जर्मनी और फ्रांस के बीच है। यूएसए और कनाडा के बीच कौन सा है? तो 49वीं समांतर रेखा किसके बीच है? तो ये यूएसए और कनाडा के बीच ही है। और जर्मनी और पोलैंड के बीच कौन सा है? तो हिंडनबर्ग रेखा है ना, हिंडनबर्ग रेखा जो है जर्मनी और पोलैंड के बीच है। भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ, और भारत और चाइना के बीच कौन सा है? तो मैकमोहन रेखा है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय दल भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी वाला है ना, इसका चुनाव चिन्ह क्या है? राष्ट्रीय दल है ये, जैसे 6 राष्ट्रीय दल है भारत में अभी वर्तमान में, तो उसमें से ये भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी का भी है। और इसका जो है चुनाव चिन्ह क्या है ये पूछा है, तो इसका है हंसिया और हथौड़ा है ना, हंसिया और हथौड़ा यहाँ पर करेक्ट आंसर है। कंगारू कटौती प्रस्ताव से तात्पर्य है, कंगारू कटौती जो प्रस्ताव है इसका मतलब क्या है? किसी विधेयक जो है केवल महत्वपूर्ण खंडों पर विचार पर चर्चा एवं मतदान संबंधित प्रस्ताव है ना, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि NH4 प्लस में N की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी? NH4 प्लस में N की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी? तो इसका आंसर हो जाएगा -3, यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? 1 जुलाई 2024 से लागू भारतीय सुरक्षा संहिता 2023 ने किसे प्रतिस्थापित किया है? 1 जुलाई 2024 से लागू भारतीय सुरक्षा संहिता 2023 ने किसे प्रतिस्थापित किया है? तो इसका आंसर क्या होगा? दंड प्रक्रिया संहिता 1973, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 यहाँ पर करेक्ट आंसर है। अच्छा यहाँ पर 1973 आया, तुरंत दिमाग में क्या आना चाहिए मालूम? प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुआ था भारत में? तो प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत, टाइगर यानी कि टी से टाइगर, टी से थ्री, तो थ्री होगा, 1973 में हुआ था। 1972 में वन्य जीव है, 1973 में टाइगर है, 1974 में कौन सा है? जल संरक्षण अधिनियम है, 1986 में क्या है? तो 1986 में है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है, और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम भी 1986 में ही है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 26, अस्थियों को मांसपेशियों से जोड़ने वाले रेशेदार संयोजी ऊतक को क्या कहा जाता है? देखिए अस्थि को मांसपेशी से बोला ना, एक होता है क्या? अस्थियों को अस्थियों से जोड़ने वाला, यानी कि हड्डी को हड्डी से जोड़ने वाला। ठीक है, तो दो ही चीज दिमाग में आता है, कौन? एक टेंडन होता है, एक लिगामेंट होता है ना। तो टेंडन और लिगामेंट, तो अस्थियों को मांसपेशियों से जोड़ने वाला वो क्या कहलाएगा? वो कंडरा कहलाता है ना, यानी कंडरा इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? टेंडन। मतलब नहीं, टेंडन नहीं बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे? अस्थि को मांसपेशी वाला है, यानी कि हाँ टेंडन ही बोलेंगे। ठीक है, टेंडन। ठीक है, टेंडन को क्या बोलते हैं? कंडरा। और हड्डियों को हड्डियों से जोड़ने वाला, यानी कि अस्थियों को अस्थियों से जोड़ने वाला वो होता है, क्या होता है? लिगामेंट है ना, जिसको क्या बोलते हैं? स्नायु है ना, लिगामेंट को क्या बोलते हैं? स्नायु बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 27 में सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। ये दिवस है और इधर मिलाना है। ठीक है, तो जो आप जानते हैं पहले उसको मिला लीजिए, बाकी जो नहीं जानते हैं फिर भी आंसर आपका आ जाएगा। जैसे विश्व पर्यावरण दिवस तो ये मालूम है ना, 5 जून को होता है। बी का एक यानी ये वाला आंसर नहीं होगा,
और बी का एक, है ना, बी का एक तो एक ही जगह है ही, है ना, 27 का बी यहाँ पर करेक्ट आंसर आ गया। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर आ गया। जो आप बचपन से जानते थे वही से आंसर आ गया, बाकी भारी भारी नहीं जानते फिर भी कोई दिक्कत नहीं है ना। इस तरह आपको एग्जाम में भी कॉन्फिडेंस रखना है। यूँ यूँ समझना मालूम कि 5-10 ऐसे क्वेश्चन हैं कि जो आप नहीं भी जानते हैं, बस आपका अनुभव से आप जो पढ़े हैं ना, आपका बस जो एक सिद्धांत होता है, एक थ्योरी होता है, उसके अनुसार आप है ना सोच समझ के उसके आंसर लगाते हैं कि यही होगा, ठीक है। तो इस तरह भी आंसर क्वेश्चन सेट किया रहता है। तो 5-6 क्वेश्चन ऐसे भी आप जो नहीं भी जानते हैं उसको भी ऐसा नहीं सोचना कि नहीं जानते, अरे ये तो पढ़े ही कभी नहीं, तो आप घबरा गए, नहीं। उसको भी सोचना है कि नहीं ये आंसर हो सकता है, ए होगा, बी होगा, नहीं, नहीं ये नहीं हो सकता, यही होगा, है ना? इस तरह से आंसर लगा देना है, ठीक है? तो यहाँ पर क्या होगा, विश्व पर्यावरण दिवस, यहाँ ये हो गया बी का एक ही ऑप्शन में था, आंसर आ गया। फिर बाघ दिवस को भी मालूम है, 29 जुलाई को बाघ दिवस मनाया जाता है, 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है, ये सब मालूम है। फिर आपको आयुर्वेद दिवस, तो ये हो जाएगा 23 सितंबर को आयुर्वेद दिवस है 23 सितंबर को। और फिर विश्व ध्यान दिवस ये कब हो जाएगा, तो 21 दिसंबर को, है ना, 21 दिसंबर को विश्व ध्यान दिवस, है ना। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 28 में, क्या राज तरंगिणी के लेखक कल्हन कश्मीर के किस शासक का आश्रित कवि था? तो ये जो कल्हन जो था, ये कश्मीर के किस शासक के आश्रित कवि था? तो ये हर्ष का ये आश्रित कवि था। ये हर्ष वो हर्ष नहीं है जो हर्षवर्धन है, जिसके समय में ह्वेनसांग आया था, वो हर्षवर्धन ये नहीं है। ये कश्मीर का एक अलग है, ये हर्ष है ना, कश्मीर का शासक है हर्ष, है ना। जो राज तरंगिणी के लेखक कल्हन जो है कश्मीर के किस शासक का आश्रित कवि था, तो ये हर्ष का था, ठीक है। और रही बात क्या, राज तरंगिणी का लेखक कौन हो गया, कल्हन, है ना। और राज तरंगिणी का संबंध किससे है, तो कश्मीर का इतिहास से, है ना। तो याद रखना ये सब एक एक पॉइंट महत्वपूर्ण है ना। राज तरंगिणी का संबंध किससे, कश्मीर के इतिहास से। कश्मीर से तुरंत 4 आपको करेंट अफेयर आपको रिवीजन कर लेना है, क्या क्या मालूम, जो पूछेगा क्या, जेड मोड़ सुरंग, है ना, किस राज्य में है, तो ये कहाँ पर, जम्मू कश्मीर में मिलेगा। फिर सोनमर्ग सुरंग पूछे, तो ये कहाँ हो जाएगा, सोनमर्ग सुरंग भी जम्मू कश्मीर में हो जाएगा। अंजी खाद ब्रिज पूछे तो वो कहाँ, जम्मू कश्मीर में हो जाएगा। और दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल जो है चेनाब आर्च ब्रिज, वो भी जम्मू कश्मीर में हो जाएगा। नेक्स्ट क्या, भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार कौन बनी है? तो भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार कौन बनी है, प्रीति रजक यहाँ पर करेक्ट आंसर है। कौन, प्रीति रजक यहाँ पर करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो याद रखना भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार कौन बनी है, प्रीति रजक, ठीक है। अभी वर्तमान में सीडीएस कौन है, तो अनिल चौहान है। और तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। निम्नलिखित में से किस कंपनी को महारत्न का दर्जा प्राप्त है? तो महारत्न का दर्जा प्राप्त है, जैसे कोल इंडिया लिमिटेड को भी है, सेल को भी है, और ओएनजीसी की भी है ना, ये सभी को महारत्न के दर्जा प्राप्त है ना। और जैसे सेल में ही आपको ध्यान रखना महारत्न किसको किसको है, जैसे सेल, भेल, गेल, है ना, ये सब क्या है, महारत्न कंपनी है, ठीक है। जैसे ओएनजीसी, है ना, फिर एनटीपीसी, है ना, और कोल इंडिया लिमिटेड, जैसे कि सीआईएल, आईओएल, है ना, ये सब क्या है, महारत्न कंपनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी शक्तियां राज्यसभा को लोकसभा से विशिष्ट बनाती है? लोकसभा से विशिष्ट बनाती है कौन सी शक्ति है, तो वो शक्ति इसको मिला है कौन, ये वाला, नई अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन हेतु संसद को अधिकृत करना, ये शक्ति जो है राज्यसभा के पास है। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बाकी राज्यसभा लोकसभा के बारे में सब चीज आपको बताते रहते हैं, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर एक थोड़ा सा याद कर लेते, क्या संसद किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 79 में, राज्यसभा किस अनुच्छेद में, 80 में, लोकसभा किस अनुच्छेद में, तो 81 में ना। तो इसको याद रखना सरल, यानी 79, 80, 81, ये 3 अनुच्छेद याद रहेगा। नेक्स्ट क्या, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। इसमें मिलाते हैं, क्या करना है, जैसे कि अवस्था में परिवर्तन है, फिर क्या है, रंग में परिवर्तन। तो रंग में परिवर्तन यहाँ पर क्या होगा, जैसे कि लोहे पर तांबे के सल्फेट विलयन की क्रिया से भूरा पदार्थ बनना, कैसा, भूरा, यानी कि रंग में परिवर्तन हुआ, बी का 2 होगा, ठीक है। और फिर यहाँ पर ए का देखते हैं, अवस्था में परिवर्तन, तो यहाँ ऑप्शन इधर है, बाकी अवस्था में परिवर्तन यानी कि क्या हुआ, मोमबत्ती जलने पर ठोस से गैस में परिवर्तन हो गया, है ना, क्या हुआ, अवस्था में परिवर्तन हो गया। तो यहाँ पर क्या होगा, ए का 4 हो जाएगा, ठीक है। बी का वहाँ पर 2 ही हो गया था। और सी का रही बात, तो गैस का उत्सर्जन यानी कि जिंक में पतला हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने पर बुलबुले निकलना, ये भी यहाँ पर क्या है, इसका हो जाएगा सी का 3। तापमान में परिवर्तन, ये हो जाएगा आपको तापमान में परिवर्तन, ये हो जाएगा क्या, तो ये हो जाएगा कि जल में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डालने पर उष्मा, है ना, तापमान यानी उष्मा में उत्पन्न होना, ठीक है। इस तरह से इसको 32 को अगर मिलाइएगा तो आंसर क्या आ जाएगा, 32 का करेक्ट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए ही इसका करेक्ट आंसर है, यानी कि 4 2 3 1, है ना, 4 2
3 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। इसमें क्या है, देखिए राज्य है और वर्तमान राज्यपाल है। तो इसमें जो आसान है, अपना बलत मालूम है ना, जो बिहार का भी राज्यपाल कौन है, आरिफ मोहम्मद खान है ना। डी का 2 हुआ। अब डी का 2 देखिए कहाँ कहाँ है, या तो कहाँ कहाँ नहीं है, पहले इसमें नहीं है डी का 2 और इसमें नहीं है, ठीक है। बाकी चीज़ें आप मिलाइए, है ना। जो क्या है, हरियाणा का कौन है, असीम कुमार घोष है। हरियाणा के राज्यपाल असीम कुमार घोष है। यानी 1 का 3, यानी कि 1 का 3 कहाँ पर मिल रहा है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। बाकी क्या हो जाएगा, गोवा का पूर्व जो क्या है, पूसापति अशोक गजपति राजू है ना, बी का 1 हो जाएगा, ठीक है। बाकी चीज़ें आपको मिला दिए। और मणिपुर का कौन हो जाएगा, तो अजय कुमार भल्ला हो जाएगा। मणिपुर का अजय कुमार भल्ला हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आंसर क्या हुआ, ऑप्शन डी यहाँ पर आपका आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्वतंत्र भारत के लिए व्यक्तिगत रूप से पहला ओलंपिक पदक किसने जीता था। पहला ओलंपिक पदक स्वतंत्र भारत के लिए व्यक्तिगत रूप से पहला ओलंपिक पदक के डी यादव है। कौन, के डी यादव करेक्ट आंसर है। और पहली महिला पूछे तो वो कर्नम मलेश्वरी है। कौन, कर्नम मलेश्वरी है, ठीक है। अब पहला व्यक्तिगत रूप जो है स्वर्ण पदक जीतने वाला कौन है, तो अभिनव बिंद्रा है। अब पहला व्यक्तिगत स्वर्ण और दूसरा व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाला कौन है, तो नीरज चोपड़ा है। हालांकि ट्रैक एंड फील्ड में अगर पूछे पहला, तो नीरज चोपड़ा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन संपूर्ण जीव जंतुओं की सूची तैयार करने वाला दुनिया का पहला देश बना है। कौन संपूर्ण जीव जंतुओं की सूची तैयार करने वाला दुनिया का पहला देश बना है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, भारत। कौन है, अपना भारत यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न ऑक्साइडों में कौन सा जल में घुलनशील है। तो इसमें से जल में घुलनशील कौन सा है, तो कैल्शियम ऑक्साइड जो है ना, ये क्या जल में घुलनशील है। ये क्या है मालूम, बिना बुझा हुआ चूना का सूत्र क्या होता है, बिना बुझा हुआ चूना का सूत्र यही होता है, कैल्शियम ऑक्साइड CaO, जिसे क्विक लाइम भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गढ़वाल की पहाड़ी निम्नलिखित में से किस भारतीय नदी का उद्गम स्थल है। बताइए इसका आंसर क्या होगा, गढ़वाल की पहाड़ी निम्नलिखित में से किस भारतीय नदी का उद्गम स्थल है। आंसर क्या हो जाएगा, तो यह है रामगंगा का। किसका है, रामगंगा का नदी का उद्गम स्थल है गढ़वाल की पहाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उपर्युक्त कथन में से कौन सा कथन असत्य है। तो गलत कौन सा है, ये आपसे पूछ रहा है, तो पता करते हैं गलत कौन सा है। देखिए, मस्तिष्क, मेरुरज्जु तथा तंत्रिकाएं सभी तंत्रिका ऊतकों की बनी होती है। तो ये वाला यहाँ पर स्टेटमेंट सही है। फिर क्या है, तंत्रिका कोशिकाएं 2 मीटर तक लंबी हो सकती है, ये गलत है। तंत्रिका कोशिकाएं क्या 1 मीटर तक लंबी हो सकती है, कितना, 1 मीटर तक लंबी हो सकती है। तो यानी कि ये वाला गलत था। और फिर क्या, न्यूरॉन के लंबे प्रवर्ध को एक्सोन कहा जाता है। तो ये वाला भी सही है। असत्य पूछा था तो केवल 2 यहाँ पर असत्य है, यानी कि यहाँ पर ए हो जाएगा ना, 38 का ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 39। इसमें क्या है, निम्न में से कौन सा शब्दों का विकल्प स्त्रीलिंग में नहीं आता है। तो स्त्रीलिंग में नहीं आता है कौन, जैसे गंगा यमुना क्या स्त्रीलिंग है, पंजाबी और बंगाली स्त्रीलिंग है, आँख और नाक जो है स्त्रीलिंग है, सप्ताह और महीना ये क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग में नहीं आता है, ये पुल्लिंग में आ जाएगा। क्या, पुल्लिंग में आ जाएगा, ध्यान रखना है। चलिए, क्वेश्चन नंबर आपका है 40 में क्या है, गौ शब्द का वचन गौ शब्द का वचन की पहचान करें। तो गौ इसमें क्या है मालूम, गौ एक वचन है, यहाँ क्या है, एक वचन है, ठीक है। और इसका बहुवचन क्या होता है, तो इसका बहुवचन होता है गौवें। क्या होता है, गौवें, ठीक है, ये बहुवचन होता है। लेकिन गौ जो है शब्द क्या है, एक वचन है। नेक्स्ट क्या है, विश्व की सबसे पुरानी गुफा पेंटिंग कहाँ खोजी गई है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इंडोनेशिया में ना। विश्व की सबसे पुरानी गुफा पेंटिंग कहाँ खोजी गई, इंडोनेशिया में खोजी गई है ना। इंडोनेशिया की राजधानी कहाँ है, जकार्ता है। इंडोनेशिया की मुद्रा का नाम क्या है, रुपया है। और जो आसियान का मुख्यालय का है मालूम, तो इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में ही आसियान का मुख्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दुनिया की पहली मिस AI का ताज किसे पहनाया गया। दुनिया की पहली मिस AI का ताज किसे पहनाया गया।
केंजा लाइली है ना, केंजा लाइली यहाँ पर करेक्ट आंसर है। ठीक है, अच्छा ये जो मिस एआई है ना, इसी तरह आपको दो महत्वपूर्ण प्रश्न याद रखने कतई जहर कौन कौन मतलब मिस वर्ल्ड 2025 कौन विजेता कौन है और मिस यूनिवर्स 2025 का विजेता कौन है। तो मिस वर्ल्ड 2025 जो कि कहाँ पर आयोजित हुआ, हैदराबाद में, कौन है, ओपल सुचाता है ना, ओपल सुचाता चुआंगश्री है जो कि कहाँ की, थाईलैंड की है। अब मिस यूनिवर्स 2025 किसने जीता है, तो वो है फातिमा बोस जो कि कहाँ के, मेक्सिको की है। कहाँ, मेक्सिको की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, कि जब कोई वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र यानी कि वक्रता केंद्र सी और फोकस के बीच रखी जाती है तो बनी हुई छवि जो है वास्तविक, उल्टी और आवर्धित होती है। ठीक है, तो ये वाला यहाँ पर क्या है, स्टेटमेंट यहाँ पर सही है ना, कि जब कोई अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखी जाती है तो बनी हुई छवि वास्तविक, उल्टी और आवर्धित होती है। और कारण में क्या है कि अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब किरणें फोकस बिंदु पर मिलती है, इसलिए दर्पण के समीप रखी वस्तु की छवि जो है पीछे की दर्पण के पीछे बनती है। ये वाला स्टेटमेंट यहाँ पर क्या है, गलत है। ठीक है, यहाँ पर होगा क्या, देखिए फोकस पर कब फोकस पर जब हो वस्तु, तो वो क्या, प्रतिबिंब जो है अनंत पर बनता है। कहाँ, प्रतिबिंब अनंत बनता है। ठीक है, और जब वस्तु की स्थिति फोकस और ध्रुव के बीच में हो तब प्रतिबिंब दर्पण के पीछे अनंत तथा ध्रुव के बीच बनता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आपको यहाँ पर देखते हैं क्या, देखिए 43 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी सही है। ए कथन सत्य है और आर असत्य है। ठीक है, अवतल दर्पण मालूम है, जैसे गाड़ी के जो हेडलाइट में अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं ना, सेविंग में क्या है, जैसे सैलून में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, जबकि गाड़ी के साइड मिरर में किसका, उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 44 में, किस चोल शासक ने चिदम्बरम में स्थित नटराज मंदिर के प्रांगण से गोविंद राज की प्रतिमा को हटाकर समुद्र में फेंकवा दिया था। तो ये किसने किया था, तो ये किया था कुलोतुंग द्वितीय ने। किसने, कुलोतुंग द्वितीय करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर याद रखना क्या, चोल वंश का संस्थापक कौन था, तो विजयालय था। शीतकाल में भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाली जेट धाराओं की सामान्य दिशा क्या है। शीतकाल में भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाली जेट धाराओं की सामान्य दिशा क्या होती है, ये पूछा है। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका पश्चिम से पूर्व होता है। क्या, पश्चिम से पूर्व इसकी दिशा होती है। नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित में से कौन अध्यक्षीय शासन व्यवस्था की प्रमुख विशेषता है, अध्यक्षीय शासन व्यवस्था की प्रमुख विशेषता इसमें से कौन है, तो वो क्या होता है, शक्तियों का पृथक्करण। शक्तियों का पृथक्करण यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है और इसमें क्या शिलालेख है और विषय है। इसमें ए बी सी तीन ही शायद दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है ना, 14वां शिलालेख भी है। तो इसमें देखते हैं क्या है। देखिए इसमें पहला शिलालेख में क्या विशेषता है, पहला शिलालेख में क्या, पशु बलि को की निंदा किया गया, क्या पशु बलि को निंदा किया गया है इसमें। और दूसरा शिलालेख में क्या, चोल पांड्य और चेर है ना, तो ये है दूसरा शिलालेख। दूसरा शिलालेख में क्या है, चोल पांड्य और चेर से संबंधित है। फिर बात करें क्या, चौथा शिलालेख का संबंध किससे हो जाएगा, चौथा शिलालेख जो है ये हो जाएगा आपका धम्म का उद्घोष है ना, यही होगा धम्म का उद्घोष है ना, धम्म का उद्घोष। फिर बाकी है आपका डी, ये 14वां शिलालेख जो है जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया, ये वाला भी यहाँ पर डी का 4 ही इसका होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, 2 1 3 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा, 2 1 3 4 2 1 3 4 ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कौटिल्य की राज्य की सप्तांग विचारधारा में निम्न में से कौन शामिल नहीं था। कौटिल्य की राज्य की सप्तांग विचारधारा में निम्न में से कौन शामिल नहीं था, तो इसमें कौन शामिल नहीं था, तो ये गुप्तचर शामिल नहीं था है ना, गुप्तचर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है, सही सुमेलित इसमें पूछा है। जैसे मिस वर्ल्ड 2025 ये जीता है क्या, नहीं, मिस वर्ल्ड 2025 क्या बताया कि मिस वर्ल्ड 2025 के विजेता है ओपाला क्या, ओपल सुचाता, कौन है यहाँ पर जो लिखा है ना, ये ओपल सुचाता चुआंगश्री।
ठीक है, मिस वर्ल्ड ये होना चाहिए, तो ये वाला स्टेटमेंट क्या है, गलत हो गया। मिस यूनिवर्स 2024 की बात करेंगे तो मिस यूनिवर्स 2024 ये यहाँ पर ये भी क्या है, गलत है, ठीक है। और मिस यूनिवर्स 2024 ये भी गलत है। और मिस यूनिवर्स 2025 वाला याद रखना है, कौन है, तो फातिमा बोस है, जो कि मेक्सिको की है, वो याद रखना है आपको, ठीक है। फिर क्या, मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 ये मनिका विश्वकर्मा बनी है, ये वाला स्टेटमेंट यहाँ पर क्या है, सही है, ठीक है। मिस यूनिवर्स इंडिया, मिस यूनिवर्स नहीं बल्कि मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 मनिका विश्वकर्मा बनी है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। और मिस इंडिया यूएस 2025 ये ओपल सुतार है, ये गलत है, ठीक है। केवल यहाँ पर क्या हुआ, सी यहाँ पर 49 का सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, मानव शरीर में गति के लिए उत्तरदायी उत्तक कौन सा है, तो गति के लिए उत्तरदायी उत्तक कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा पेशीय उत्तक, है ना, पेशीय उत्तक करेक्ट आंसर है, ठीक है। और जैसे रक्त क्या है, एक तरल संयोजी उत्तक है। नेक्स्ट क्या है, विकास का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसने दिया, तो विकास का सिद्धांत अब देखिए यहाँ क्या है, अर्थशास्त्र के अनुसार बताना है ना, क्योंकि ऑप्शन में ना उसी तरह दिया हुआ है ना, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर दादा भाई नौरोजी हो जाएगा ना। विकास का सिद्धांत जैसे कि अर्थशास्त्र के संबंध में थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट, धन निष्कासन के सिद्धांत के माध्यम से दादा भाई जो नेहरूजी द्वारा प्रतिपादित किया गया था। दादा भाई नेहरूजी कौन है मालूम है ना, भारत का वयोवृद्ध किसे कहा जाता है, दादा भाई नेहरूजी को। भारत का द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ भारत इंडिया किसे कहा जाता है, दादा भाई नेहरूजी को। ब्रिटिश संसद में जो है चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन है, तो ये दादा भाई नेहरूजी है। भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान सबसे पहले किसने लगाया था, दादा भाई नेहरूजी ने लगाया था। कितने लगाया था, 20 रुपये प्रति व्यक्ति आय लगाया था। धन निष्कासन का सिद्धांत किसने किया था, तो दादा भाई नेहरूजी ने ही दिया था, ठीक है। और अच्छा यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ कन्फ्यूजन वाला ये याद करना है, देखिए विकास का सिद्धांत तो हो गया यहाँ पर दादा भाई नेहरूजी ऑप्शन के अनुसार से, ठीक है। लेकिन विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया था मालूम, पूछा जाता है विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया था, तो ये दिया था चार्ल्स डार्विन ने दिया था। किसने, चार्ल्स डार्विन ने दिया था विकासवाद का सिद्धांत, ठीक है। और यहीं पर उत्परिवर्तन का सिद्धांत अगर पूछे किसने दिया था, उत्परिवर्तन यानी कि म्यूटेशन, तो उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया था ह्यूगो डी ब्रिस ने दिया था। किसने, ह्यूगो डी ब्रिस ने दिया था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका है 52, इसमें क्या सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। ये खेल का मैदान है और ये स्थान है, देखिए इसको कैसे मिलाना है, देखिए इसमें अगर देखें क्या ब्रेबॉर्न है ना, ब्रेबॉर्न स्टेडियम कहाँ होगा, तो ब्रेबॉर्न, इसको नाम से रिलेट करना है कि जैसे क्वेश्चन आएगा दिमाग में तुरंत आंसर आ जाना चाहिए, ठीक है। इसको कैसे, बेब्रोन बम्बई, बेब्रोन बम्बई, यहाँ मुंबई लिखा है लेकिन मुंबई नहीं बोलेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ से बस याद करने के लिए हमको रिलेट करना है। ब्रेब्रोन स्टेडियम का बम्बई, ब्रेब्रोन बम्बई, ब्रेब्रोन बम्बई, ब्रेब्रोन बम्बई, यानी कि सी का एक है, सी का एक, यानी कि ये वाला आंसर नहीं होगा और ये वाला आंसर नहीं होगा, ठीक है। तो ब्रेबॉर्न स्टेडियम ये कहाँ पर, तो बम्बई में हो जाएगा। चेपाक स्टेडियम, चेपाक चेन्नई, चेपाक चेन्नई, चेपाक चेन्नई, है ना। चेपाक को देखिए यहाँ पर चौ से कोई आ रहा है क्या, नहीं, एक ही आ रहा है, चेपाक चेन्नई, है ना। तो आसानी से इसको डी का 3 मिला लीजिएगा, तो डी का 3 एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है, जब ये दोनों कट गया तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, 52 का ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है। बाकी चीज़ मिला सकते हैं, एक क्या हुआ, 2 हो गया, है ना। सैंडी लॉज, सैंडी स्कॉटलैंड, ये भी आपको रिलेट हो जाएगा, ठीक है। फिर वो उसके बाद युवा भारतीय स्टेडियम, ये कहाँ हो जाएगा, कोलकाता में, है ना। युवा भारतीय स्टेडियम कोलकाता में हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बस देखिए इसमें 2 रिलेट करके याद कर लेना, आपका काम हो जाएगा। क्या, ब्रेबरोन बम्बई, ब्रेबरोन बम्बई और चेपाक चेन्नई, चेपाक चेन्नई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 53, निम्नलिखित में से किस समिति ने यह सुझाव दी कि चुनावी खर्च सरकार द्वारा वहन किया जाना चाहिए, तो ये सुझाव किसने दिया था कि चुनावी जो खर्च है सरकार द्वारा वहन किया जाना चाहिए, तो इसमें हो जाएगा कौन मालूम, यह है इंद्रजीत गुप्ता समिति। कौन सा समिति है, इंद्रजीत गुप्ता समिति करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्या, भारत और किस देश ने वर्ष 2030 तक व्यापार को
$100 अरब पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। $100 अरब पहुंचाने का लक्ष्य रखा है 2030 तक। तो आंसर क्या हो जाएगा? ये है रूस। कौन है? रूस है ना। भारत और किस देश ने 2030 तक व्यापार को $100 अरब पहुंचाने का लक्ष्य रखा है? तो भारत और रूस ने रखा है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका है 55। निम्नलिखित में से कौन सा शब्दों का जो विकल्प स्त्रीलिंग में नहीं आता है? तो स्त्रीलिंग में इसमें कौन सा नहीं आता है? अच्छा, यहाँ पर कहाँ तक चल रहे थे हम लोग? 54 के बाद आएगा आपका 55 आएगा ना। ये सब आप कर लिए थे ना। 55 ये वाला आएगा ना। बाकी ये सब कर लिए थे ना। 54 के बाद 55 ये वाला क्या है? इंग्लिश वाला था। ठीक है। 55 यहाँ पर क्या होगा कि यदि दो सुपुरुष है ना, दो सुपुरुष किसी भवन का निर्माण 1024 दिन में कर सकते हैं, तो उसी भवन का निर्माण 256 दिन में करने के लिए कितने पुरुषों की आवश्यकता होगी? तो देखिए 200 पुरुष जो है ये कितना में 1024 दिन में कर सकता है। 1024 दिन यहाँ पर कर दीजिए। ठीक है। और उसके बाद क्या बोला? उसी भवन का निर्माण 256 दिन में करने के लिए, तो 256 से इसमें भागा दीजिए। 256 गुना 4 करेंगे 1024 कट जाएगा ना 4 बार में। और 200 गुना 4 क्या हो जाएगा? 800। 800 आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यहाँ पर 55 का सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कितने समय में एक धनराशि 25% साधारण ब्याज की दर से स्वयं की 7/6 हो जाएगी? तो यहाँ पर जैसे कि ये है मूलधन आपको। ठीक है। और ये क्या साधा ब्याज इसका कितना आएगा? तो मूलधन गुना आपको क्या है? समय पूछ रहा है कितने समय में, तो मान के चलिए टी है ना। मूलधन गुना समय गुना दर क्या है? 25% है ना। 25% का मान यहाँ पर 1/4 लिख दीजिए। अब ये क्या हुआ? कितना हो जाएगा? तो अपने स्वयं का कितना हो गया? 7/6 गुनी हो गया। यही तो है लिखा हुआ। इसको कैलकुलेट करिए आंसर आ जाएगा। तो इसको क्या करिए? पी कॉमन लीजिए यहाँ से। तो पी कॉमन लेंगे तो पी जब कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? 1 प्लस T/4 बचेगा है ना। और पी जब कॉमन लिए तो लेफ्ट साइड में पी और ये वाला पी कट जाएगा, तो बराबर में क्या आएगा? इधर 7/6 आएगा। अब एक इधर घटा दीजिए। ठीक है। क्योंकि टी का मान निकालना है। तो जब एक यहाँ पर माइनस करेंगे तो क्या होगा? 6 कहीं 6 है ना। ये घटेगा 7 में से, यानी कि 1/6 आएगा। क्या? T/4 बराबर क्या आएगा? 1/6 आएगा है ना। T/4 बराबर में 1/6 आएगा। टी का मान निकालना है तो 4 यहाँ पर इधर कर दीजिए, तो 4/6 हो जाएगा। इसको 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4 और 2 तीय 6 आएगा है ना। इतना घंटा समय लगेगा। ठीक है। मतलब इतना वर्ष लगेगा, लेकिन माह में आंसर दिया हुआ तो 12 से गुना कर देंगे इसमें। ठीक है। तो 3 चौक 12, 4 बार में कट गया ये, तो 4 दूनी 8 माह लगेगा। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सतत विकास लक्ष्य यानी एसडीजी जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिया सूचकांक 2023-24 में केरल के साथ किस राज्य को शीर्ष प्रदर्शन स्थान मिला है? तो किसको केरल के साथ और कौन सा है पहले नंबर पे? तो वो है उत्तराखंड। कौन है? उत्तराखंड यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। उत्तराखंड से याद रखना क्या, जो उत्तराखंड केरल दोनों से एक एक प्रश्न याद रखना है। देखिए पूछेगा भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य कौन बना है? तो वो है केरल है। ठीक है। और भारत का पहला जो है उल्लास योजना के उल्लास कार्यक्रम के तहत वो है मिजोरम। ठीक है। शिक्षक है और मतलब जो 100% पूर्ण साक्षर राज्य है मिजोरम, उल्लास योजना के तहत। और उत्तराखंड से याद रखना है कि यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड है ना, समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो वो है उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा उपबंध संसद के साधारण बहुमत द्वारा पारित किया जा सकते हैं? कौन सा उपबंध जो है संसद के साधारण बहुमत द्वारा पारित किए जा सकते हैं? तो वो है कौन सा? निर्वाचन क्षेत्रों का पुनर्निर्धारण है। निर्वाचन क्षेत्रों का पुनर्निर्धारण करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्या है? किसी चालक का प्रतिरोध आधा कर देने से चालक के ताप पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो चालक का ताप क्या होगा? आधा हो जाएगा। क्या? आधा हो जाएगा। करेक्ट आंसर है। प्रतिरोध कैसा मात्रा क्या होता है? ओम। और प्रतिरोधकता कैसा मात्रा क्या होता है? ओम मीटर होता है। नेक्स्ट क्या? नीचे दिए गए वक्तव्यों पर विचार करें और फिर पूछा क्या है कि इसमें आंसर कौन सा होगा? तो इसमें क्या है मालूम? जैसे कि अंतर्भेदी आग्नेय शैलों का आकार ठंडा होने पर महीन दानों की तरह होती है। तो ये वाला स्टेटमेंट क्या है? सही है यहाँ पर है ना। देखिए अंतर्भेदी आग्नेय शैलों का
आकार जो है ठंडा होने पर महीन दानों की तरह होती है, ये वाला सही है। फिर क्या अंतर्वेदी आग्नेय सेल धीरे धीरे ठंडा होता है, तो ये वाला यहाँ पर क्या है, देखिए फिर से समझिए इसको। यहाँ पर क्या देखिए, पहले क्या बोला, अंतर्भेदी आग्नेय सेलों का आकार ठंडा होने पर महीन दानों की तरह होती है, ये वाला गलत है मालूम। ये क्या है, ये वाला गलत है, ठीक है। फिर क्या अंतर्वेदी आग्नेय सेल धीरे धीरे ठंडा होता है, ये वाला सही है। अंतर्वेदी आग्नेय सेल ये क्या धीरे धीरे ठंडा होता है, यानी कि आर जो है ये सत्य है, आर सत्य है, परंतु ए असत्य है, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर है ना। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि ए प्लस वन बाय ए, यानी कि इस टाइप का जब भी रहेगा ना, जो कि यहाँ ए है, ठीक है, और ये जो बट्टा में रहेगा ना वन बाय ए, दोनों अगर सेम रहता है तो ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर क्या होता है मालूम, इतना का क्यू माइनस थ्री ए, है ना, मतलब ए क्यू माइनस थ्री ए होता है, यही आंसर होता है ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर, ठीक है। तो 5 का क्यू कर दीजिए 125, और 3 बचे 15 घटा दीजिए 110 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, किसी कंप्यूटर में सामान्य सत्यापन प्रक्रिया को किनारा करते हुए अनधिकृत प्रवेश करना क्या कहलाता है, किसी कंप्यूटर में सामान्य सत्यापन प्रक्रिया को किनारा करते हुए अनधिकृत प्रवेश करना वो क्या कहलाता है, तो वो क्या कहलाता है, बाईपास कहलाता है। क्या बाईपास करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो इसमें कौन सा सही है पूछा है, ठीक है। तो देखिए पहला क्या है, ऊष्मा सदैव गर्म वस्तु से अपेक्षाकृत ठंडी वस्तु की ओर प्रवाहित होती है, ये वाला बिल्कुल सही है। वह प्रक्रम जिसमें ऊष्मा किसी वस्तु के गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर स्थानांतरित होती है वो चालन कहलाता है, ठीक है। तो ये भी सही है, ठीक है। देखिए ऊष्मा का स्थानांतर जो है 3 विधि से होता है मुख्य रूप से, ठीक है। क्या होता है, एक होता है चालन, एक होता है संवहन, एक होता है विकिरण। तो चालन किस में होता है, ठोस में ना, ठोस में ऊष्मा का स्थानांतर पूछे तो चालन विधि द्वारा होता है। और गैस द्रव में कैसे होता है, संवहन विधि द्वारा होता है। और निर्वात में कैसे होता है, तो विकिरण के माध्यम से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 64, है ना। 63 में क्या है, केवल एक और दो ही यहाँ पर सही हुआ था ना, एक और दो सही हुआ था, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर 63 में करेक्ट आंसर होगा ना। बाकी क्या, समुद्र की और स्थल, समुद्र की ओर से स्थल पर आने वाली वायु स्थलीय समीर कहलाती है, ये वाला गलत है। केवल एक और दो सही था, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्या, वेल्थ ऑफ नेशंस नामक पुस्तक के लेखक कौन है, वेल्थ ऑफ नेशन नामक पुस्तक के लेखक कौन है, एडम स्मिथ है। कौन, एडम स्मिथ है ना। अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है, तो एडम स्मिथ को ही कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन सही नहीं है, सही नहीं है पूछा, यानी कि कौन कौन सा गलत है, कौन सा सही नहीं है। देखिए एंगल का नियम के अनुसार एक परिवार की आय बढ़ने पर उसका खाने पीने का वस्तुओं पर खर्च का प्रतिशत, जो प्रतिशत है वो कम हो जाता है, ये एंगल के नियम के अनुसार, ये वाला स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। फिर क्या, ग्रेसम के नियम के अनुसार किसी देश में घटिया और बढ़िया दो प्रकार की मुद्राएं एक साथ चलने में हो तो घटिया मुद्राएं बढ़िया मुद्रा की मुद्राओं को चलन से बाहर कर देती है ना। घटिया मुद्रा क्या करता है, बढ़िया मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है, ये ग्रेसम का नियम के अनुसार ये भी सही है। दोनों स्टेटमेंट सही है। पूछा कौन सही नहीं था, तो ना तो एक ना ही दो, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वर्ष 2024 में केंद्र सरकार द्वारा प्रारंभ प्रोजेक्ट अस्मिता का उद्देश्य क्या है, प्रोजेक्ट अस्मिता का उद्देश्य क्या है, भारतीय भाषाओं में 22,000 पुस्तकें तैयार करना है ना, भारतीय भाषाओं में 22,000 पुस्तकें तैयार करना। अंतरिक्ष यात्रियों के द्वारा अंतरिक्ष यात्रा के दौरान अंतरिक्ष यान के केबिन के हौज में उगाकर प्रोटीन युक्त भोजन प्राप्त करने के लिए किस शैवाल का प्रयोग किया जाता है, तो अंतरिक्ष यात्री है ना किस शैवाल का भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं, तो क्लोरेला शैवाल का, किसके, क्लोरेला शैवाल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गांधी इरविन समझौता ये कब हुआ था, तो ये बात है 1931 की, और कब, 5 मार्च 1931 को। तो गांधी इरविन समझौता 1 का 3 होगा, क्या हुआ, 1 का 3, ठीक है, यानी कि ये वाला और ये वाला आंसर नहीं होगा 1 का 3 में, ठीक है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, वो भी 1931 में हुआ था ना, तो यानी बी का 4 हो जाएगा, 7 सितंबर 1931, यानी कि बी का 4 हो गया। अब बी का 4, अब देखिए एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, ये जब ये दोनों ऑप्शन काट दिए तो एक ही ऑप्शन में दिख रहा है डी में, है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा, 68 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा ना। करेक्ट आंसर है डी, यानी कि 1 का 3 हो जाएगा, और बी का 4 होगा ना मालूम, यानी कि आंसर ये वाला नहीं, बल्कि कौन सा होगा, 68 का बी करेक्ट आंसर होगा। देखिए 1 का 3 हो गया,
गांधी इरविन समझौता, 1 का 3 यहाँ है, ठीक है। बी का 4 हुआ, बी का 4 यहाँ पर है, सही है। उसका बाद व्यक्तिगत सत्याग्रह हो जाएगा, सी का 2, ये 17 अक्टूबर 1940, और पाकिस्तान की मांग किया गया था जो यानी डी का 1 हो जाएगा, 23 मार्च 1940, ठीक है। ये वाला सही है, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। यानी कि 3 4 2 1 है ना, 3 4 2 1। क्वेश्चन नंबर आपका 69 में क्या है, दयानंद सरस्वती के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। दयानंद सरस्वती के बारे में कौन सा गलत आपसे पूछा है। देखिए, उन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया था, ये वाला सही है मालूम। दयानंद सरस्वती ने मूर्ति पूजा का विरोध किया था, ये वाला यहाँ पर सही है। फिर क्या, उन्होंने जो वर्ण व्यवस्था का विरोध किया था, तो ये वाला गलत है। उन्होंने वर्ण व्यवस्था का क्या हुआ, वो समर्थन किया था, है ना, वर्ण व्यवस्था का समर्थन किया था दयानंद सरस्वती ने, तो ये वाला स्टेटमेंट गलत है। तो आंसर यही हो जाएगा, ठीक है। बाकी क्या, उन्होंने बाल विवाह एवं बहु विवाह का विरोध किया था, ये सही है। उन्होंने हिंदी तथा संस्कृत भाषा का प्रसार किया, ये भी सही है। दयानंद सरस्वती से जो प्रश्न बार बार आता है वो क्या आता है, आर्य समाज की स्थापना किसने किया था, दयानंद सरस्वती ने किया था आर्य समाज की स्थापना। और कब किया था मालूम है, 1875 में किया था। और कहाँ पर किया था, मुंबई में किया गया था, ठीक है। दयानंद सरस्वती की एक प्रसिद्ध पुस्तक है सत्यार्थ प्रकाश, है ना। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है, दयानंद सरस्वती है ना। वेदों की ओर लौटो किसने कहा था, तो दयानंद सरस्वती ने कहा था। और प्रकृति की ओर लौटो किसने कहा था, तो रूसो ने कहा था, है ना, किसने, रूसो ने कहा था, ठीक है। अच्छा, भारत का मार्टिन लूथर किंग किसे कहा जाता है, दयानंद सरस्वती को ही भारत का मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका है 70। इसमें क्या, पृथ्वी का सर्वाधिक बृहद पारिस्थितिकी तंत्र निम्नलिखित में से कौन सा है। तो बृहद पारिस्थितिकी तंत्र जो है इसमें कौन सा है, तो ये हो जाएगा जैव मंडल। क्या, जैव मंडल करेक्ट आंसर है, ठीक है। पारिस्थितिकी शब्द किसने दिया था, अर्नेस्ट हैकेल ने। पारिस्थितिकी तंत्र शब्द किसने दिया था, तो एजी टेंसले ने दिया था। नेक्स्ट, क्या प्रोजेक्ट परी की शुरुआत किस मंत्रालय ने किया। प्रोजेक्ट परी की शुरुआत किस मंत्रालय ने किया था, तो ये किया था संस्कृति मंत्रालय ने। किसने, संस्कृति मंत्रालय करेक्ट आंसर है। मानव शरीर के किस अंग में कार्बन डाइऑक्साइड रुधिर से अलग होता है। मानव शरीर के किस अंग में कार्बन डाइऑक्साइड जो है रुधिर से अलग होता है, तो फुफ्फुस में। कहाँ होता है, फुफ्फुस में होता है। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है ना, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसी गेंद की 5 मीटर प्रति सेकंड की वेग से 19.6 मीटर की ऊंची इमारत की छत से अनुप्रस्थ प्रक्षेपित किया जाता है, तो वह गेंद धरातल तक पहुंचने में कितना समय लगता है। तो इसमें क्या क्या दिया हुआ है, देखिए वेग दिया हुआ है, और जो ऊंचाई दिया हुआ है यानी कि डिस्टेंस दिया हुआ है, और समय कितना समय लगेगा ये पूछा है ना। तो गति का समीकरण आपको 3 बताए हैं कई बार। तो यहाँ पर गति का जो समीकरण है ना, इसमें कौन सा लगेगा मालूम, इसमें गति का समीकरण लगेगा जो जो डिस्टेंस यहाँ दिया हुआ है ना 19.6, तो ये वाला एस बराबर क्या होता है, हाँ एस बराबर यू टी है। क्या होता है, एस बराबर, ये वाला फॉर्मूला से बनेगा गति का समीकरण जो है, एस बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, है ना, क्योंकि जी यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। तो यू जो प्रारंभिक वेग है क्या है, जीरो है ना, प्रारंभिक वेग क्या है यहाँ पर जीरो है, क्योंकि वहाँ स्टार्ट हो रहा है वहाँ से। तो ये क्या होगा, जीरो जैसे होगा तो ये वाला जीरो हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद क्या, एस जो है डिस्टेंस है ना, ये दिया हुआ है कितना, डिस्टेंस 19.6 दिया हुआ है, ठीक है। अब क्या, हाफ इंटू जी, जी का मान क्या है 9.8 है, इंटू टी स्क्वायर, रहने दीजिए टी स्क्वायर, यानी टी समय तो निकालना है, ठीक है। तो ये 2 से देखिए 49 से ये कटेगा, है ना, 4.9 से कटेगा, क्योंकि पॉइंट में 4.9 से कट गया। अब पॉइंट से पॉइंट यहाँ पर ये काट दीजिए, 49 चौके 4 बार में कट जाएगा, यानी कि टी स्क्वायर बराबर क्या आएगा 4, तो टी का मान क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा ना, 2 सेकेंड यहाँ पर। करेक्ट आंसर इसका है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राष्ट्रपति द्वारा वित्तीय आपातकाल की घोषणा को कितने समय के भीतर संसद की स्वीकृति मिलना अनिवार्य है। कितने समय के भीतर, तो 1 माह के भीतर, है ना। आंसर क्या होगा 74 का 1 माह नहीं होगा मालूम, ये 2 माह होगा, है ना, 74 का सी होगा, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, 2 माह के भीतर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन कीजिए। तो असत्य कथन इसमें चयन करना है। तो इसमें देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक ने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं किया था, ये वाला सही है ना, कुतुबुद्दीन ऐबक ने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं किया था। फिर क्या, रजिया सुल्तान ने अल्तुनिया को अमीर ए आखुर, क्या है, अमीर ए आखुर नियुक्त किया है, ये वाला गलत है।
यहाँ पर क्या, रजिया सुल्तान ने अल तुनिया को नहीं बल्कि जलालुद्दीन याकूत को, किसको, जलालुद्दीन जलालुद्दीन याकूत को इन्होंने क्या हुआ, अमीर आखुर नियुक्त किया था। यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, पूछा था असत्य कौन सा, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी सब सही है कि बलबन ने जिले इलाही की उपाधि धारण किया था और नासरुद्दीन महमूद ने बलबन को उलूग खां की उपाधि दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जुलाई 2024 में इसराइल ने हवाई हमले द्वारा नेता इस्माइल हानियेह की हत्या कहाँ किया था। जुलाई 2024 में इसराइल ने हवाई हमले द्वारा इस्माइल हानियेह की हत्या कहाँ कर दिया। तो इसका आंसर है कहाँ, ईरान है ना, ईरान ही करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रीजनिंग का है कि दिए गए विकल्पों में से असंगत को चुनिए। तो ये क्या, जैसे 6 3 9 है, ठीक है, ये 7 2 9 है ना, दोनों का योग क्या है, सेम है। जैसे 3 2 5 है, 4 1 5 सेम है, 8 1 9 और 5 4 9 ये सेम है, 9 2 11 और 8 2 10 हो जाता है, ये अलग है ना। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से असंगत का चयन करें। तो इसमें असंगत का चयन करना है, जैसे कि जियो, वोडाफोन और एयरटेल क्या है, एक सिम कार्ड हो गया, अमेजोन क्या अलग है, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि यदि ए 1 के बराबर है और एस जो है 19 के बराबर है और जी 7 के बराबर है तो मसाज का क्या होगा, ठीक है। तो मतलब सिंपल है कि जो अल्फ़ाबेटिक है ना, जिस नंबर पर है वही लिखा है। जैसे कि एम जो होगा यहाँ पर क्या 13 पर है, 13 लिख दिए, ए है 1 पर 1 लिख दिए, एस क्या है 19 है ना, तो 19 19 दो बार है, ठीक है। तो ये जो 131 और 19 19 किस ऑप्शन में देख लीजिए, 131 19 19 इसमें है, बाकी 19 19 किसी में नहीं है। आंसर क्या हो जाएगा, 79 का ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। क्वेश्चन नंबर 80। अब 80 में क्या, ऊष्मा गतिकी प्रक्रम और भौतिक राशियाँ, ठीक है। अब इसको आंसर निकालना है, देखिए एक बार समझ गए तो काफ़ी आसान हो जाएगा। देखिए समतापीय प्रक्रम, समतापीय यानी कि अस्थिर ताप, ताप से रिलेटेड है, तो क्या हो जाएगा, अस्थिर ताप किस ऑप्शन में है, यहाँ पर देखिए ए का बी है ना, ए का 2 हो जाएगा। समतापीय प्रक्रम बोला यानी कि हुआ अस्थिर ताप होगा, ए का 2, ठीक है। फिर क्या, समदाबीय प्रक्रम, समदाबीय मतलब क्या समझ गए ना, समदाबीय यानी कि अस्थिर दाब है ना, समदाबीय यानी अस्थिर दाब है ना, बी का 1, ठीक है। बी का क्या हुआ, 1 हुआ, यानी कि ये वाला और ये वाला आंसर नहीं होगा। और ए का क्या बताए थे, ए का समतापी यानी कि अस्थिर ताप, ए का 2 यानी कि बाकी ऑप्शन में भी है। फिर आप क्या, सम आयतनिक परिक्रम, सम आयतनिक यानी कि अस्थिर आयतन है ना, यानी कि सी का 4 होगा। अब सी का 4 देखिए कहाँ पर है, ऑप्शन बी में दिया हुआ है, ऑप्शन बी यहाँ पर क्या है करेक्ट आंसर हो गया, 80 का बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है, ठीक है। बाकी एक चीज़ जो बच गया था, रुद्धोष्म प्रक्रम, ये क्या होगा, उष्मा का प्रवाह नहीं होता, रुद्धोष्म प्रक्रम में उष्मा का प्रवाह नहीं होता, ठीक है। तो ये काफ़ी इजी है, इस तरह से आप आसानी से इसको समझ सकते हैं ना। जैसे समतापीय यानी अस्थिर ताप, समदाबीय अस्थिर दाब, समायतनिक अस्थिर आयतन, रुद्धोष्म हो जाएगा, उष्मा का प्रवाह नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गुप्त शासकों में सर्वाधिक अभिलेख किस शासक के मिलते हैं, सबसे अधिक अभिलेख जो है किस शासक का मिलता है। तो इसका आंसर क्या बताइए, कुमारगुप्त प्रथम है ना, कुमारगुप्त प्रथम वही है जिन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करवाया था। और विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करवाया था, तो धर्मपाल ने किया था। दोनों विश्वविद्यालय को नष्ट किसने किया था, बख्तियार खिलजी ने किया था, ठीक है। और रही बात क्या, गुप्त वंश के संस्थापक कौन था, श्रीगुप्त था। चंद्रगुप्त प्रथम ने क्या हुआ, गुप्त संवत जारी किया था 319 ईस्वी में। और समुद्रगुप्त क्या है, तो किस शासक को सिक्के पर बिना बजाते हुए दिखाया गया, तो समुद्रगुप्त को दिखाया गया। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है, ठीक है। और ईरान का नेपोलियन कौन हो जाएगा, नादिर शाह हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका है 82 में क्या, गुप्तकालीन आर्थिक स्थितियों के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन सही है। तो इसमें देखते हैं पहला क्या है कि गुप्त काल में विदेशी व्यापार में तेजी आई थी, ये वाला गलत है ना। गुप्त काल में क्या हुआ, विदेशी व्यापार में तेजी नहीं बल्कि कमी आई थी, ठीक है, तो ये वाला गलत हो गया। फिर क्या, चांदी एवं तांबे के सिक्के कम मात्रा में मिलते हैं, चांदी एवं तांबे के सिक्के कम मात्रा में गुप्तकालीन की बात हो रही है, तो ये वाला स्टेटमेंट क्या सही है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा, ओनली टू, ओनली टू किस ऑप्शन में, ऑप्शन ए में दिया हुआ है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न कथनों पर विचार करें और फिर क्या वाला कथन सही है, तो कौन सा कथन सही है।
तो इसमें देखेंगे क्या मालूम, अशोक ने आजीविकों के रहने हेतु बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाओं का निर्माण करवाया था। तो बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफा तो है, लेकिन उसमें से इन्होंने 3 गुफाओं का निर्माण करवाया था। बाद में इसके पौत्र दशरथ के समय चौथी जो है गुफा का निर्माण हुआ था। यानी कि अशोक ने कितना 3 गुफाओं का निर्माण करवाया था। और पुराणों में ये वाला क्या हुआ, स्टेटमेंट गलत हो गया है ना, क्योंकि ये दिया क्या दिया है कि रहने हेतु पहाड़ियों में 4 गुफाओं का निर्माण कराया था अशोक ने। तो अशोक ने 4 नहीं करवाया था, 3 करवाया था, ये वाला गलत हो गया। फिर दूसरा स्टेटमेंट क्या है कि पुराणों में अशोक को करमौली कहा गया है। पुराणों में अशोक को क्या कहा गया है, करमौली कहा गया है। तो ये वाला भी गलत है। गलत कैसे कि पुराणों में ना अशोक को अशोक वर्धन कहा गया था, पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन कहा गया है। और दीप वंश में अशोक को करमौली कहा गया। कहाँ, दीप वंश में, दीप वंश में इसको करमौली कहा गया था। ठीक है, बाकी पुराण में क्या कहा गया, अशोक वर्धन कहा गया है। ठीक है, ये वाला स्टेटमेंट भी गलत है, यानी कि दोनों गलत है। पूछा कौन सा कथन सही है, तो इनमें से कोई नहीं, क्या है, दोनों कथन गलत हो गया है ना। 83 का डी करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दो बिंदुओं के आवेश के मध्य जो बल और उनके माध्य की दूरी, ये क्या होता है, तो ये आपको मालूम है। इसका करेक्ट आंसर क्या, एफ समानुपाती 1/r², करेक्ट आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली के विधानसभा में मंत्रिमंडल की कुल जो संख्या कितनी हो सकती है, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। विधानसभा के कुल सदस्य की संख्या का 10% होना चाहिए। ठीक है, ये बात है कि मानो ये है केंद्र शासित प्रदेश के बारे में। केंद्र शासित प्रदेश यानी कि दिल्ली के बारे में पूछा था। परिसभा में मंत्रिमंडल की कुल संख्या कितनी हो सकती है, तो मंत्रिमंडल कुल कितना, तो केंद्र शासित प्रदेश में 10%। अब बाकी जो विधानसभा में कितना होगा, तो 15% होगा, कुल सदस्यों का 15%। फिर उसी तरह जैसे लोकसभा में भी 15% होगा मंत्रिमंडल, ठीक है, टोटल सदस्य का। यहाँ पर क्या हुआ, केंद्र शासित प्रदेश के बारे में पूछा था, इसलिए कुल सदस्यों का 10% करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस राज्य सरकार ने स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने वाले व्यक्तियों के लिए 2 बच्चों की नीति समाप्त कर दी है, तो ये किसने किया है मालूम, ये आंध्र प्रदेश है ना। आंध्र प्रदेश करेक्ट आंसर है कि स्थानीय चुनाव निकाय जो है चुनाव लड़ने वाले व्यक्तियों के लिए 2 बच्चों की नीति समाप्त कर दिया आंध्र प्रदेश ने। आंध्र प्रदेश से आपको याद रखना क्या, तो कई चीज़ें तो बताते हैं आपको कि जैसे आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में क्या सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है, यहीं से सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से ही चंद्रयान 1, 2, 3 लॉन्च किया गया, मंगलयान भी यहीं से लॉन्च किया गया था। ठीक है, लेकिन एक करंट अफेयर का क्वेश्चन याद रखना है कि भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग आधारित गांव कहाँ स्थापित किया जा रहा है, तो आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती में स्थापित किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 87। इसमें क्या, वायु के क्षैतिज संचालन से होने वाले ताप का स्थानांतरण डैश कहलाता है। वायु के क्षैतिज संचालन से होने वाले ताप का स्थानांतरण कहलाता है, वो क्या कहलाता है, अभिवहन कहलाता है। अभिवहन करेक्ट आंसर हो गया है ना। क्या, वायु के क्षैतिज संचालन से होने वाले ताप का स्थानांतरण वो अभिवहन कहलाता है। बाकी चालन, संवहन, विकिरण आपको बताएं, चालन क्या ठोस में होता है, संवहन द्रव और गैस दोनों में होता है, और विकिरण जो है निर्वात में होता है। नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी जलसंधि क्रीमिया प्रायद्वीप को रूस से अलग करती है, तो ये हो जाएगा कौन सा, तो ये है कर्च है ना। क्या है, कर्च यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जब हम छुई मुई पादप की पत्तियों को छूते हैं तो वे मुड़ना क्यों प्रारंभ कर देती है, तो वो क्यों कर देती है, स्पर्श की अनुक्रिया के तीव्र गति के कारण, है ना, स्पर्श की अनुक्रिया के तीव्र गति के कारण ऐसा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि मतलब क्या, एक एम द्रव्यमान वाला ब्लॉक सरल आवर्त गति में है, यदि यह एक स्प्रिंग जिसका स्प्रिंग नियतांक के है, तो उस जो ऊर्ध्वपातर लटका हुआ है, तो इसका आवर्तकाल क्या होगा, तो इसका आवर्तकाल हो जाएगा T = 2 पाई रूट अंडर एम बाई के हो जाएगा। रूट अंडर एम बाई के करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, भारत में अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है शिक्षा पर वुड डिस्पैच 1854 को। शिक्षा पर जो वुड डिस्पैच है उसे क्या भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है।
तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, अच्छा इसी तरह पूछा जाता है ना कि भारतीय संविधान का जो किस भाग को भारत का जो है संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, तो भाग 3 को है ना, जिसमें क्या मौलिक अधिकार है जो कि अमेरिका से लिया गया है, उसे भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में कांग्रेस जो अध्यक्ष का चुनाव किस आधार पर लड़ा था सुभाष चंद्र बोस ने, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये वे आक्रामक नीति के पक्ष में थे जिसका विरोध कांग्रेस का नेता कर रहे थे। ऑप्शन यहाँ पर डी करेक्ट आंसर है ना, सीतारमैया को हराकर ही क्या 1939 में कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, और 1938 दो लगातार रहे थे, 1938 और 1938 में हरिपुरा अधिवेशन में, और 1939 में त्रिपुरा अधिवेशन में ये अध्यक्ष बने थे सुभाष चंद्र बोस जी, है ना। इनकी जन्म दिवस पर 23 जनवरी को क्या मनाया जाता है, तो पराक्रम दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, निम्नलिखित में से किसकी उपाधि सीमांत गांधी है। सीमांत गांधी किसे कहा जाता है, खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है। पहला विदेशी यही है जिन्हें भारत रत्न दिया गया, खान अब्दुल गफ्फार खान को, है ना, सीमांत गांधी कहा जाता है। नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति यह जांच करती है कि कार्यपालिका संसद या तो संविधान द्वारा प्रदत्त विनियमन नियम एवं उपनियम बनाने की शक्तियों का उचित उपयोग हो रही है, तो ये कौन जांच करता है, तो ये अधीनस्थ विधायन समिति, अधीनस्थ विधायन समिति करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है आपका 95 में सुर्खियों में रहा स्मार्ट लेबोरेटरी ऑन क्लीन रिवर, है ना, स्मार्ट लेबोरेटरी ऑन क्लीन रिवर प्रोजेक्ट का संबंध किस देश से है, तो इसका संबंध किस देश से हो जाएगा, भारत और डेनमार्क, है ना, भारत और डेनमार्क यहाँ पर करेक्ट आंसर है। ठीक है, अच्छा भ्रष्टाचार सूचकांक में जो सबसे अच्छा जो देश है ना, सबसे कम भ्रष्ट देश है वो कौन सा है, तो डेनमार्क ही है। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं, न्यायिक समीक्षा का अर्थ क्या है, तो न्यायिक समीक्षा का अर्थ यहाँ पर देखेंगे तो न्यायपालिका द्वारा विधायिका के अधिनियमों का संवैधानिकता की जांच की शक्ति, है ना। न्यायिक समीक्षा का मतलब क्या होता है कि न्यायपालिका द्वारा विधायिका के अधिनियमों का संवैधानिकता की जांच की शक्ति होता है, यानी कि 96 का सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 97 में कि निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन करें, तो असत्य कथन का जैसे विश्व का सबसे बड़ा हीरा रूस में मिला है, ये गलत है ना। विश्व का सबसे बड़ा हीरा जो है ये कहाँ पर मिला, बोत्सवाना में मिला था, कहाँ, बोत्सवाना में, है ना, रूस में नहीं मिला था, यानी कि यही आंसर हो जाएगा 97 का, ए यहाँ पर गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बाकी सब सही है। क्वेश्चन नंबर आपका है 98 में सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, तो जैसे कि बात करें क्या, हिप्पोकैम्पस ये क्या है, समुद्री घोड़ा है, हिप्पोकैम्पस समुद्री घोड़ा है। और मांगुर जो है क्या, मांगुर मछली है ना, फिश है, कैटफिश हो जाएगा, मांगुर कैटफिश हो जाएगा। शार्क जो है तो ये भी एक फिश है, यानी कि ये क्या है, डॉग फिश है ना, इसको क्या बोलते हैं, शार्क को डॉग फिश कहा जाता है, सी का 4। ठीक है, उसके बाद क्या, टोरपीडो, टोरपीडो क्या हो जाएगा, तो ये इलेक्ट्रिक रे है, क्या इलेक्ट्रिक रे है ना, इस तरह से आप ध्यान रखेंगे। तो इसका क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 98 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 98 का सी होगा। ठीक है, 2 1 4 3। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, न्यू डील कार्यक्रम संबंधित है, तो न्यू डील कार्यक्रम किससे संबंधित है, तो ये संबंधित है 1929 के आर्थिक मंदी के दुष्प्रभावों को कम करने से। न्यू डील कार्यक्रम का संबंध किससे है, तो 1929 के आर्थिक मंदी के दुष्प्रभावों को कम करने से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर आपका है 100 में क्या, लोहे पर जंग लग जाने पर निम्नलिखित में से कौन यौगिक बनता है, तो लोहे में जंग लग जाने पर कौन सा यौगिक बनता है, तो Fe2O3H2O, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है। लोहे पर जो जंग लगने पर निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक बनता है, तो ये Fe2O310H2O बनता है। ठीक है, यानी कि आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, Fe2O3H2O। ठीक है, चलिए दोस्तों, इस तरह से आपका डबल स्टार का टेस्ट नंबर 15 होता है समाप्त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद दोस्तों।